स्वागत है आपका। यूपी का सेमीफाइनल है आज जनता तय करेगी, प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी आज जनता। बड़ी खबर का आज रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 7 विधानसभा सीटों पर मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे तक मतदाता डालेंगे वोट। कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ वोटिंग जारी है। यूपी के उपचुनाव में 88 प्रत्याशियों के मैदान में है। 88 प्रत्याशी और उनके भाग्य का फैसला आज जनता करेगी। 9 महिला प्रत्याशी भी आजमा रही हैं अपनी किस्मत। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के उपचुनाव में 88 प्रत्याशी मैदान में है। 9 महिला प्रत्याशी भी आजमा रही हैं किस्मत। 7 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 6 बजे तक मतदाता वोट डालेंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ वोटिंग जारी है। देखिए, कोरोना काल है, ऐसे में विशेष तौर पर सावधानी जो है वो बरती जा रही है। सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। मास्क जो है वो लोग लगाकर जा रहे हैं और 2 गज की दूरी भी बनाए हुए हैं। तो लगातार जो भी बूथ है वहां पर जब जा रहे हैं मतदाता, तो तस्वीर इस बार कुछ बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार भीड़ भाड़ नहीं नजर आ रही। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और मास्क लगाकर जा रहे हैं और साफ तौर पर विशेष सावधानी जो है जनता बरतती हुई नजर आ रही है। इस बार तस्वीरें थोड़ी अलग। 7 विधानसभा सीटों पर मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक वोटिंग जो है वो जारी रहेगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ वोटिंग जारी रहेगी। यूपी के उपचुनाव में 88 प्रत्याशी मैदान में है और आपको बता दें कि 9 महिला प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। तो लगातार आपको यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें, लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कानपुर से आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, मतदाता पहुंच रहे हैं, किस तरह का वातावरण आप देख रहे हैं? कौन कौन से मुद्दे लोगों के जहन में? जी मंगा, मैं बता दूं, अभी इस समय घाटमपुर के मतदान स्थल पे हम खड़े हुए हैं और लोगों का आवागमन शुरू हो चुका है। वोटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हालांकि स्थिति अभी कुछ कमी लोग हैं, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से बताऊंगा कि वोटिंग चालू हो चुकी है और अभी थोड़ी थोड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। बाहर निकलने का कारण क्या है? कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल चल रहा है, उसके कारण पूरा सैनिटाइजर और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लोग आ रहे हैं। तो बहुत से कम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखेंगे सैनिटाइजर की व्यवस्था की, आप सैनिटाइज करेंगे, फिर उसके बाद वोटिंग के अंदर जाएंगे। बिल्कुल आशीष, अगर बात करें कानपुर की घाटमपुर सीट की, तो यहाँ पर विधायक कमल रानी वरुण के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो इस बार आप किस तरह के समीकरण वहां पर नजर आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में कौन यहाँ पर नजर आ रहा है समक्ष? अगर घाटमपुर सीट की बात करें तो कमल रानी वरुण का निधन हुआ था, उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। तो हालांकि इसका जो कांटे की टक्कर है, अगर चारों प्रत्याशी की बात करें, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पे लीड करती नजर आ रही है। वही एक जो प्रतिद्वंदी अगर हम मानेंगे भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का, तो दूसरे स्थान पर कांग्रेस है। कांग्रेस अच्छा चुनाव यहाँ लड़ने वाली, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी प्रभाशंकर संखवार को इन्होंने बनाया है, वो डॉक्टर सर्जन थे। उसके वो उन्होंने इस्तीफा देने के बाद उसके बाद कांग्रेस की टिकट से यहाँ से ली है। तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं वर्चस्व चाहे तो अब पूरा दलित बाहुल क्षेत्र है, 33% दलितों का वो वोट बैंक है। तो यहाँ पर दलित वोट बैंक है, जो कहीं ना कहीं जो इस सीट पे बनाने सीट को किसी पार्टी के पाले में डालने में निर्णायक भूमिका अदा करने वाला है दिन भर का। बिल्कुल, तो चतुष्कोणीय मुकाबला इस सीट पर और लगातार हम 7 सीटों की बात करें, इन 7 सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। और बात करें अगर यहाँ पर आशीष, जिस तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं, विपक्ष की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की कमियां गिना रही है, तो वही जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना काम गिना रही है। तो क्या आप देखते हैं धरातल पर जमीनी हकीकत क्या है? काम की चर्चा हो रही है या कमियों की? बता दूं मैं मुद्दा, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास का जो मुद्दा रहा है मोदी जी का और योगी जी का,
वो मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं नकार भी नहीं रही है। लेकिन पिछली जो घटनाक्रम हुआ है पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर आप लेंगे, चाहे दलितों का आक्रोश आप ले लें, कृषि को, यहाँ घाटमपुर जो सीट है वो किसानों की धरती कहा जाता है, बड़ा आंदोलन हुआ था कृषि को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं मुद्दा जो विपक्ष में हाथरस गांधी हुआ, उसके बाद प्रियंका गांधी जैसे प्रभार यहाँ पे संभाला, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं विपक्ष हावी होता नजर आ रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर विकास की बात करें तो भाजपा ने यहाँ कहीं ना कहीं अगर डाउन है तो कहीं ना कहीं प्लस भी है, कुछ ना कुछ विकास के भी मुद्दे हैं। और इस टाइम क्या है कि जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं उन्हें विकास चाहिए और कहीं अगर विकास ही के मुद्दे पे वो वोट करने वाली है, चाहे वो कांग्रेस को के प्रत्याशी को वो चुने, चाहे हालांकि भाजपा का जो प्रत्याशी है उपेंद्र पासवान जो ये बुंदेलखंड और कानपुर का जो क्षेत्र है उसके जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति का, तो यहाँ पर काफी प्रभाव भी है उनका। तो खुद का भी प्रभाव है और थोड़ा विकास का मुद्दा भी रहेगा, तो भाजपा कहीं ना कहीं प्लस नजर आ रही है। कांटे की टक्कर इस चीज पे होने वाली, क्योंकि ये जो सीट है घाटमपुर की, ये सीट चाहे आप कानपुर देहात की तरफ भी फर्क डालती है और कानपुर नगर के भी। आने वाला जो 2022 का चुनाव है, जिसे ये चुनाव सेमीफाइनल बताया जा रहा है 2022 का, तो कहीं ना कहीं ये सीट इसलिए भी अहम हो जा रही है सारी पार्टियों के लिए, कहीं ना कहीं दोनों क्षेत्रों पे ये फर्क डालेगी। जी उनका बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ के लिए सातों सीटें नाक का सवाल तो है ही, साथ ही विपक्ष के लिए खुद को साबित करने की बहुत बड़ी चुनौती। आशीष जी बिल्कुल, जो सरकार है योगी जी के लगातार जैसे रैलियां जी केशव प्रसाद मौर्य लगातार सातों सीटों पे अपनी रैलियां करते हैं, अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रैलियां करते हैं, योगी जी गंभीर है सातों सीटों को लेके, तो उनके नाक का सवाल तो कहीं ना कहीं है ही। दूसरा है विपक्ष को, चाहे कांग्रेस लो, सपा लो, आप भाजपा लो, उत्तर प्रदेश में उन्हें कहीं ना कहीं ये सवाल, ये कहीं ना कहीं जनता में जाने 2022 में जाने का रास्ता भी है कि प्रबल दावेदार है कठोर विपक्ष का, प्रबल विपक्ष का, तो वो साबित करना भी सारी तो विपक्षी पार्टियां, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस में हो, तो ये उपचुनाव उसके लिए ये साबित करने के लिए सही सीढ़ी है, सही मौका है कि उपचुनाव में अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो 2022 के लिए वो दावेदारी जरूर पेश करेंगे। जी बोलिए। बिल्कुल, ये तो रही सीटों की बातें, लेकिन अगर धरातल पर हम बात करें वो सीटें जो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के लिए चुनौती है। बांगरमऊ की अगर हम बात करें, जहाँ पर कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता जाने के बाद यहाँ पर एक दांव सा कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को लगा। बुलंदशहर की सीट भी यहाँ पर चुनौतीपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और मलानी सीट जहाँ पर 1962 के बाद कमल कभी खिला ही नहीं, तो ये सीटें ऐसी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना यहाँ पर मुश्किल नजर आ रहा है। आशीष का अगर हम बात करेंगे तो एक सीट छोड़ के सातों पे बाकी 6 जो सीटें हैं तो भाजपा के पाले में रही है। लेकिन हाँ, बांगरमऊ सीट की अगर हम बात करेंगे तो वो काफी टफ होने वाला है, क्योंकि वहीं से जो अनु टंडन है अभी वो कांग्रेस छोड़कर सपा के पाले में चली गई, कुलदीप सिंह सेंगर का वो जो मामला हुआ वो काफी फर्क डालने वाला है बांगरमऊ सीट पे। और वही जो आना में अगर घाटमपुर सीट की भी हम बात करेंगे तो वही आना में भाजपा के लिए नाच की बात होगी कि इसे जीतना है। ये कमल रानी मंत्री थी, वरिष्ठ नेता थी, काफी दिनों बाद यहाँ कमल खिला था, क्योंकि सपा और बसपा के पाले में रही है, ये परिवर्तन की सीट रही है। अब सपा बसपा 2 बार कांग्रेस में भी हालांकि यहाँ राज किया, जनता दल नहीं बना, भाजपा नहीं आई थी। हाँ, अब दिलचस्प बात ये है आशीष, ये जो तमाम सीटें, सातों सीटें, यहाँ पर लगातार हम परिवर्तन ही देख रहे हैं, कोई भी सीट ऐसी नहीं जहाँ पर लगातार एक ही पार्टी का कब्जा रहा हो, इसलिए और ज्यादा चुनौती यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, परिवर्तन जो है ये सारी चीजों पे फर्क पड़ेगा और भाजपा के लिए कहीं ना कहीं आसान नहीं होगा ये सातों सीटों पर अपने विधायक, अपने प्रत्याशी को जिताना, क्योंकि जो वो माहौल था 2000 अगर हम 17 के चुनाव में जाएंगे पिछले विधानसभा में, वो बिल्कुल अलग हो चुका है। लोग विकास की बात कर रहे हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग समझ रहे हैं हमारा प्रत्याशी कैसा है, किसको हमें वोट देना। कहीं ना कहीं अगर सातों सीटों की बात करें तो कहीं अगर 1-2 सीटें अगर आप छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कांटे की टक्कर होने वाली है और बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है कि भाजपा वन साइडेड ये चुनाव जीते, जिसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बिल्कुल, अब नेताओं का काम जो है खत्म हो गया, बहुत जनसभाएं हो गई, बहुत रैलियां हो गई, अब जनता ने अपना काम शुरू किया है। वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। 10 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा आशीष के किसका काम बोलता है और किसकी कमियां।
आशीष। जी जी उनका जब रिजल्ट आए अभी 3 तारीख को ये जो चुनाव 7 सीटों पे होंगे, उसके बाद 10 तारीख को का वो आना है। हाँ। रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि जनता का मूड क्या था जी उनका। बिल्कुल, तो कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। 7 सीटों पर जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प नजर आ रही है। लगातार बने रहिए आशीष हमारे साथ। तो यहाँ पर हर अपडेट उपचुनाव से जुड़ी हम दर्शकों को दे रहे हैं, छोटी से छोटी जानकारी, बड़ी से बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर। सबसे पहले आप देखेंगे किस तरीके से क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी। 7 सीटों पर हमारी निगाहें बनी हुई है। लगातार वोटिंग जो है वो जारी है और तमाम जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उनका पालन करते हुए वोटिंग जो है की जा रही है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी है। किन किन सीटों पर उपचुनाव है वो हम आपको बता रहे हैं। 7 सीटों पर, जिसमें से फिरोजाबाद की टूंडला सीट, यहां पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। जौनपुर की मल्हनी सीट, यहां पर सपा का कब्जा था और काफी दिलचस्प मुकाबला यहां पर भी। सदर देवरिया की सीट, यहां पर बीजेपी का कब्जा था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्नाव की बांगरमऊ सीट, यहां पर बीजेपी के लिए फिर से वापसी करना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। फिरोजाबाद की टूंडला सीट, भारतीय जनता पार्टी का यहां पर कब्जा रहा। किस सीट पर किसका कब्जा था वो हम आपको बता रहे हैं। घाटमपुर सीट कानपुर देहात की, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। और बुलंदशहर सदर सीट, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। तो 7 में से 6 सीटें ऐसी जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा और 1 सीट ऐसी जिस पर सपा का कब्जा रहा। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 7 सीटों पर यहां पर जीत दर्ज करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो वही विपक्ष का कह रहा है कि क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है, कई सारे ऐसे मुद्दे विपक्ष की तरफ से गिनवाए जा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महिला सुरक्षा हो या फिर गन्ना भुगतान हो, तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष का कहना है कि जनता अब त्रस्त हो चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीट पर वापसी नहीं करेगी। तो लगातार विपक्ष का यह आरोप कि काम यहां पर नहीं किया गया, योजनाएं भले ही चलाई गई हो लेकिन योजनाओं ने ठीक से काम नहीं किया गया, ठप पड़ी हैं सरकार की योजनाएं। तो उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव आज और वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 88 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है और 9 महिला प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। तो आज जनता करेगी इन तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। किसका काम बोलेगा और किसकी कमियां, ये 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। किन सीटों पर हो रहे हैं उपचुनाव? फिरोजाबाद की टूंडला सीट और साथ ही साथ आपको बता दें कि देवरिया सदर सीट काफी अहमियत सीट है और मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। बहुध्रुवीय मुकाबला इस बार नजर आ रहा है। बुलंदशहर सीट और साथ ही साथ आपको बता दें कि कानपुर की घाटमपुर सीट, फिरोजाबाद की टूंडला सीट। तो ये 7 सीटें हम आपको बता रहे हैं जिस पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। देवरिया सदर, जौनपुर की मल्हनी, अमरोहा की नौगावा सीट और उन्नाव की बांगरमऊ, बुलंदशहर, कानपुर की घाटमपुर, फिरोजाबाद की टूंडला, ये 7 सीटें। और इन सीटों पर किसका कब्जा रहा ये हम आपको बता रहे हैं। उन्नाव की बांगरमऊ में बीजेपी का कब्जा रहा और फिरोजाबाद की टूंडला में भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। साथ ही आपको बता दें कि कानपुर देहात में घाटमपुर सीट जो है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। बुलंदशहर सदर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। किस सीट पर किसका कब्जा था वो हम आपको बता रहे हैं। अमरोहा की नौगावा सादात सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा। इसी के साथ कानपुर देहात की घाटमपुर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा। तो 7 सीटों में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, 1 सीट पर सपा का। तो देखने वाली बात रहेगी क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से सेंधमारे की कोशिश की जा रही है। जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही उन सीटों पर सेंधमारे की कोशिश विपक्ष की। तो वहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश यही है कि जो 1 सीट बची हुई थी उस पर भी भारतीय जनता वापसी करे। लेकिन जनता ने क्या तय किया है, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता जो है वो वोटिंग करेगी, कौन कौन से मुद्दे इस वक्त आप लोगों के ज़हन में रहेंगे और जनता के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि विपक्ष जो है और जो सत्ता पक्ष है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता ही तय करेगी कि क्या करना है।
10 नवंबर को जब नतीजे घोषित किए जाएंगे तब तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी का काम बोलेगा या फिर कमियां, या फिर विपक्ष को जनता मौका देगी। तो हमारे साथ अजय शर्मा लगातार जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, क्या कुछ समीकरण आपको नजर आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इस बार का उपचुनाव? देखिए मोनिका, हर पार्टी का अपना एक फिक्स वोट बैंक होता है जी, और एक वोट बैंक जो होता है वो साइलेंट होता है या हाँ। फिर जिसे हम कहते हैं एनालिसिस करता है कि किस तरफ उसको जाना है जी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो तो उसको जाएगा ही जाएगा, और जो समाजवादी पार्टी या विपक्ष है उसका अपना जो वोट बैंक है वो भी इसको जाएगा। तो साइलेंट वोटर की हम बात कर रहे हैं, तो साइलेंट वोटर को दोनों पार्टियां कितना कन्विंस कर पाई हैं हाँ। अलग अलग मुद्दों के ऊपर, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। यदि जैसे हाथरस कांड के बारे में विपक्ष सवाल उठाता है, हाँ। तो जो आम जनता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, हाँ। या फिर जो गरीब आदमी है जिसको जो ज़्यादा अखबार नहीं पढ़ता है या जो सिर्फ लोगों से सुनता है, समझता है और टीवी चैनल के माध्यम से समझता है, तो उसके जहन में एक बात जरूर बार बार उठ रही है कि आखिरकार पीड़ित परिवार ने नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराया। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको वो बार बार सोचता है, क्योंकि मेरी बहुत सारे ऐसे लोगों से बातचीत हुई जो अलीगढ़ हाथरस से हैं या फिर जो चौकीदार का काम करते हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या ठेला रेडी पटरी लगाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। उन्होंने कहा भाई साहब यदि वो सही थे तो उन्होंने जो है टेस्ट क्यों नहीं कराया, क्यों भागते रहे उससे। ठीक है, पार्टी जो है अपनी राजनीति करती हैं और अपने तरीके से मुद्दों को उछालती हैं क्योंकि उन्हें वोट चाहिए, लेकिन मैं ये सोचता हूँ यदि ऐसा होता तो ऐसा क्यों नहीं किया। हाँ, और मौका भी तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तभी विपक्ष जो है हावी रहा। बिल्कुल, तो ये इस तरह की जो मनोस्थिति है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। यानी कि इसमें भारतीय जनता पार्टी कितनी कामयाब हो पाई ये समझाने में कि जो पीड़ित पक्ष है वो वाकई कितना पीड़ित है या नहीं है, या हमने वाकई कार्रवाई की और लोगों ने उस कार्रवाई को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। इधर जो सत्ता पक्ष है उसको कितनी कामयाबी मिली, ये आज जो है तय हो जाएगा। आज तय हो जाएगा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले ताल्लुक करा रहे हैं हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जुड़े हैं, प्रवक्ता है सपा के, रोशनी कुशवाहा जायसवाल प्रवक्ता है कांग्रेस के, अश्विनी शाह लगातार जुड़े हैं सुबह से ही, प्रवक्ता है बीजेपी के। अश्विनी जी, आज आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा क्योंकि सारे सवाल और सारे जवाब भी आप ही को देने हैं, तो ऐसे में आपके पास में लगातार बार बार आऊंगी। और सबसे पहले मैं कपिल जी आपका रुख करूंगी क्योंकि लगातार आपकी शिकायतें रही हैं और लगातार जो विपक्ष है वो यही कह रहा है कि जो 7 सीटें हैं अब उन पर भारतीय जनता पार्टी की वापसी तो नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल, इसलिए नहीं दिख रही है कि इन्होंने जो जनता से वादा किया था 2017 के अंदर और 2014 से लेकर मुतवातिर इस समय मोदी जी की केंद्र में सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, और इसके बावजूद इतनी वादा खिलाफी उत्तर प्रदेश ने झेली है, इस देश ने झेली है, जिसका की कुछ पानी नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में उठा लें, अश्विनी शाह जी बैठे हुए हैं जी, मैं बहुत निवेदन के साथ एक बात आप अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ। सिर्फ ये एक बता दें कि योगी सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर पे कौन सी ऐसी कार्यशैली रही है जिसका कि शिलान्यास और उद्घाटन दोनों ही योगी सरकार ने किया है। हाँ। अगर ये बता देंगे तो मैं मान लूंगा कि अश्विनी भाई भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया है। हाँ। एक दो कोई भी काम बता दो, ठीक है। दूसरी चीज मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब 0% की टॉलरेंस की नीति आपकी क्राइम पर थी तो ये 7.30% जो अभी लेटेस्ट के एसडीआरबी के आंकड़े हैं वो कैसे बढ़ गए। तो कहने का मतलब ये है कि असल जंगल राज तो अब इन्होंने कायम किया है, इसमें पुलिस ना अपराधी पहचान पा रही है ना अपराधी पुलिस को पहचान रहा है। असल जंगल राज मतलब आप मानते हैं कि आपके समय में भी जंगल राज था, लेकिन असल जंगल राज जो है देखिए जंगल राज की यदि डेफिनेशन जंगल राज को समझने की कोशिश करें, जो शायद कपिल जी कहना चाह रहे हैं, जंगल राज की जब बात करें जहां पर अपराध तंत्र हावी होता है, या फिर जहां पर जो अपराध का जो है प्रोफेशनलिज्म हो जाता है और उस अपहरण, फिरौती, डकैती या फिर अलग तरीके से। लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं जब इसको समझने की कोशिश करता हूं तो जंगल राज के मायने क्या है, जहां पर आम आदमी त्रस्त होता है और वो जो है अपराध में फंस जाता है, फिर वो चाहे किसी भी तरह का अपराध हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का अपराध क्यों ना हो। एक छोटा सा काम कराने के लिए भी यदि आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है या रिश्वत देनी पड़ती है, नहीं हो पाता है तो भी एक अपराध होता है। तो यहाँ पर जंगल राज के मायने बहुत अलग अलग हैं। यदि हम बिहार चले जाते हैं तो 15 साल पहले जंगल राज कैसा था, ठीक है, तो वहां पर खुलेआम था। हाँ। उन्होंने प्रोफेशनलिज्म कर दिया उसका। हाँ। बाद में जो है फिर अपराध जो है, जो पढ़े लिखे लोग आए या अलग तरह की चीजें बदली, जो हम सब समझते हैं कि
हमारा देश विकसित हो रहा है, तो अब तरीके बदल गए हैं। जैसे कि अब हाईटेक अपराध होने लगा है। हम जो देखते हैं कि जैसे कि अलग तरीके की चीज़ें हैं, आईटी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो अलग तरह की चीज़ें को इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो अपराध जो है अब ऑन पेपर ज़्यादा होने लगा है। चीज़ें बहुत खूबसूरत दिखाई देंगी होती हुई या बनी हुई रखी हुई, लेकिन आपका काम नहीं हो पाएगा, आपको दिक्कत होगी। तो ये जो अब अपराध का जो जिस तरीके से हो रहा है, साइबर क्राइम जिस तरीके से हावी हुआ है, ठगी के मामले जिस तरीके से हावी हुए हैं, तो ये जो अपराध बढ़ रहा है, इसके ऊपर मैं समझता हूँ चाहे पिछली सरकार हो या मौजूदा सरकार हो, इसको दिक्कतों का सामना करना ही पड़ा है। दोनों ही सरकारों ने इसकी आलोचना को सहा है। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो वो आलोचना सहन कर रही थी, आज मौजूदा सरकार है बीजेपी, वो आलोचना सहन कर रही है। तो इसके लिए तो जो अगली सरकार आएगी शायद उसको भी इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार है, अपराध है, वो समाज में इस तरह से घुसा हुआ है, बैठा हुआ है, उसको बाहर निकालने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। फिलहाल ये है कि अभी यदि जिस तरीके के हालात हैं, हम बाई इलेक्शन में खड़े हैं, बाई इलेक्शंस के अंदर जो अग्नि परीक्षा है वो भारतीय जनता पार्टी की है। जितने मुद्दे उछले हैं उस पर क्या हुआ और आपने क्या किया और जनता ने उसको किस तरीके से लिया, वो मतदान के रूप में आपके सामने आएगा। क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो आपके अभी बिजली डिपार्टमेंट में जिस तरह से आपने किया उसको लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है। जो तो इस तरह के एजुकेशन सेक्टर में कोरोना को लेकर आपकी व्यवस्थाएं कैसी रहीं, उसको लेकर भी लोग सोचेंगे, समझेंगे क्या हालात हुए। देखिए एक बहुत छोटी सी बात है, इस वक्त हमारा देश कोरोना काल में है। बार बार कोरोना की हम बात करते हैं। कोरोना मतलब एक ऐसी महामारी जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। ऐसी विपदा के समय में आपने प्रदेश को कैसे संभाला, आपने इंसानी जीवन की कैसे रक्षा की, कैसे उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई, क्योंकि यही आपकी अग्नि परीक्षा थी। अगर ऐसे में अगर आप चीज़ों को सही ढंग से मैनेज कर ले जाते और लोगों की जो खान पान है या जो बुनियादी आवश्यकताएं वो यदि पूरी हो जाती, तो शायद आप, मैं समझता हूँ, आने वाले 50 साल तक सत्ता में काबिज रहते। लेकिन लोगों को उन्होंने जब देखा कि आप सड़क पे चल रहे हैं, लोग, बच्चे सड़क पे पैदा हो रहे हैं, लोग सड़क पे मर रहे हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, दवाएं नहीं है, तो लोगों के एक डर था जो देखा, यदि कोरोना की एम्बुलेंस पहुंचती है या ऐसा डॉक्टर पहुंचते हैं या डॉक्टर जो हॉस्पिटल्स की तस्वीरें सामने आती थी, या हम देख रहे थे कि उनको जो आइसोलेट किया गया, बाथरूम में लोग पड़े हुए हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो आम आदमी है जो सबसे पहले वोट डालने जाता है, निकलता है, वो सोचेगा जरूर आखिरकार मुझे मिला क्या, मेरा हुआ क्या। बिल्कुल, ये डिसाइडिंग फैक्टर है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो अलग है। ठीक है, क्राइम तो जो है दोनों सरकारों में है, दोनों आंकड़े गिनाते रहेंगे, हमारे में ज़्यादा था तुम्हारे में कम है, तो उससे वो नहीं है। लेकिन जो बुनियादी आवश्यकता है और कोरोना के समय में आपने क्या किया है और उस सत्ता जो है उस पर कितना कन्विंस कर पाई, या फिर लोगों ने अपनी नियति मान लिया कि ठीक है ये तो होना ही था और ऐसा नहीं हो पाया, और जो विपक्ष है उसने किस तरीके से उठाया, ये अपने आप में, क्योंकि विपक्ष भी इस बात को ना भूले कि उसकी जो इमेज है वो किस तरीके की रही है। तो ये पूरी चीज़ें जो है इसमें रहेंगी। तो पार्टी में कौन, जैसे अभी एक बता रहा था कि पार्टी में एक व्यक्ति जो है अनु पटेल का जो है वो चली गई कांग्रेस से जो है सपा में, ये आना जाना लगा रहता है, क्योंकि आपको तो सत्ता में बने रहना है, क्योंकि आपकी लड़ाई सत्ता में बने रहने की है, राजनीति बने रहने की है, जनसेवा की नहीं है। जनसेवा की होती तो कांग्रेस में ही रहते आप। आपको तो जनसेवा करनी है, कांग्रेस में रही है, बीजेपी में रही है, ये सपा में रही है। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा है वो ये है कि आपने जो लिटमस टेस्ट होना है कि जो मतदाता है वो क्या सोच रहा है, किसको विकल्प के रूप में देख रहा है, किससे उसकी आकांक्षाएं, किससे उसकी उम्मीदें हैं, और उसको लगता है कि ये आकांक्षाएं मेरी आकांक्षा पूरी कर सकता है, उसको आज वोट पड़ेगा। और इस बार के जो नतीजे हैं वो काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि कोरोना के समय में जो हालात रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मतदान हो। वो जहन से निकल नहीं सकती है लोगों, बिल्कुल नहीं निकल सकती है। प्रवासी मजदूरों की तस्वीरों या फिर हाथरस कांड की तस्वीरों। कपिल जी, आप कुछ कह रहे थे, बीच में आप रुक गए थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद में रोशनी जी आपके पास भी आऊंगा, रश्मिनी जी आपसे बहुत सारे सवालों के जवाब भी लेने हैं। कपिल जी, देखिए, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं उन्होंने बहुत हद तक सही बातें कही, लेकिन कुछ जगह दुरुस्त करना आवश्यक है। कि देखिए, केवल सिर्फ आंकड़े जो है वो कागज से नहीं बढ़ते, जब वास्तव में अपराध होते हैं तो बढ़ते हैं, बल्कि आंकड़ों को पैसे कागज से कम किया जाता है। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी, आप देख लें, आप पता कर लें, RTI डाल लें,
जी। आप देखेंगे कि 156(3) के मुकदमे सबसे ज्यादा दाखिल किए गए। हाँ। 156(3) वो मुकदमे होते हैं जब कोई FIR पुलिस रजिस्टर नहीं करती है, और ऐसे में अंतिम एक चारा ये होता है कि अगर हमको स्टेट केस करवाना है तो CRPC की धारा 156(3) के अंतर्गत आप अपनी एक प्लेट डालते हैं। माननीय न्यायालय इस बात को देखती है कि संज्ञेय अपराध अगर 154 CRPC का गठित हो रहा है तो वो एक जांच के लिए आदेश करती है और कहती है कि आप FIR दर्ज करके और उनको उससे अवगत करें। तो ये मामले इस समय भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा बड़े हैं जी। और हर तक सरकार ने कोशिश की है कि अपने इन आंकड़ों पे पर्दा डाला जाए, लेकिन वो डाल नहीं पा रही है क्योंकि लोग जो है अंत में पीड़ित होकर के न्यायालय जा रहे हैं। 2, 4, 6 महीने लेट जरूर हो जा रहे हैं मामले। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, देश की जनता अब समझदार हो चुकी है मनकर। इन्होंने जो 3 बिल लेकर के आए वर्तमान समय में, चाहे वो किसान बिल हो, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हो, और चाहे श्रम कानून, ये तीनों ही भारतीय जनता के गरीब लोगों के विपरीत है। मैं आपको एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1966 जो बनाया गया उसमें 24 वस्तुएं डाली गई। 24 वस्तुओं को इस समय पूरी तरीके से व्यापार के लिए अवमुक्त कर दिया गया कि कोई भी व्यापारी उसका भंडारण कर सकेगा, सिवाय 2 कंडीशन को छोड़ करके कि एक तो देश में जब आपातकाल लगा हो या देश युद्धरत हो। तो इस तरह की स्थिति में केवल कालाबाजारी नहीं कर पाएगा व्यापारी, यानी भंडारण नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए डंप माल जब करना होता है तो व्यापारी जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो समय पे खरीद करने के बाद उसको इकट्ठा करता है और उसके बाद दाम को फ्लक्चुएट करा के अपने हिसाब से बढ़ाता है। आज उसी की वजह से आप जो आलू है वो 50 रुपए किलो और प्याज जो है वो 100 रुपए किलो आप देख रही हैं, और ये उसी का नतीजा है। ये पूरे देश के अंदर इसका विरोध चल रहा है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर, जनता अभी नहीं निकली है, कुछ दिन में वो भी निकलेगी जब पूरी तरीके से वो प्रभावित हो जाएगी। अब आप किसान बिल के अंदर ही ले लें, अगर आपको MSP का निर्धारण वाकई करना है और दिलाना चाहते हैं आप प्राइवेट सेक्टर से, और आप कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर के आना चाहते हैं, आप लाइए, आपका वेलकम है। 2013 से कॉन्ट्रैक्ट खेती चल रही है, लेकिन सिर्फ वही बात यह है कि MSP की घोषणा उसमें कर दीजिए। आप MSP की घोषणा उसमें करेंगे नहीं, जो प्राइवेट कंसर्न के लोग बड़े बड़े आएंगे वो, मोनिका जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि किसान उनसे छोटा किसान है। 86% हमारे जो है वो लघु किसान है, तो वो उनके बार्गेनिंग कैसे करेंगे? वो जो भी दाम दे रहे होंगे उनकी मजबूरी। सरकार ने जिस तरीके से MSP पे खरीद की बात कही है जी, वो जनता से छुपी नहीं है कि किसान बेचने के लिए जाता है और वहां से लौट करके वापस आता है। हाँ। अभी आपने सारा उत्तर प्रदेश के अंदर ये खेल देखा है। यूरिया घोटाला इनका हुआ, किसान उससे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, तमाम जगह लाठियां कहीं। कोरोना काल के अंदर आप देखिए, आपदा को अवसर में बदलने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उनके नेता जो है उसको अवसर में बदल लिए, और थर्मामीटर से लेके स्कैनर और जांच किट तक जिसमें जो घोटाले सामने अरबों करोड़ों रुपए के आए हैं, वो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके का मैनेजमेंट रहा। पहली बार भारत ने और पहले बार विश्व में एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ कि क्या कोई ऐसी भी सरकार हो सकती है जो 500 पे लॉकडाउन लगा दे और 50 लाख पे हटा ले, जिसमें लाखों लाखों लोगों की आप जान भी ना बचा पाए हो, और आपकी GDP -23.9% चली गई है। तो देश की जनता देख रही है कि 40% की बेरोजगारी कौन लेके आ रहा है। जिनके हाथ में रोजगार था उनको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज जनता निश्चित रूप से उसकी सबक दिखाएगी और इन 7 सीट पर भारी मतों से जो है वो आप देखिएगा समाजवादी पार्टी जीत के आने वाली। ठीक है, ठीक है कपिल जी, बहुत सारी बातें आपने कही, बहुत सारे मुद्दे आपने गिनाए, बहुत सारी कमियां यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की आपने गिनाई। रोशनी जी, आपके पास आऊंगी। कांग्रेस यहाँ पर मुकाबले में कहीं दिख नहीं रही है रोशनी जी। ठीक है, सपा बसपा की लगातार कोशिश तो जारी है, आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन कोशिश तो दिख रही है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर कहीं दिख ही नहीं रही है मुकाबले में। कांग्रेस आपको नहीं दिख रही है, वो आपकी बात है, लेकिन अगर मैं बात करूं आम इंसान की, तो वो भाजपा को क्यों वोट दे? भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए कि मैं 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, मैं महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ कर दूंगा। तो अगर आप बात करें रोजगार की, तो रोजगार दिए तो नहीं गए हैं, बल्कि कई करोड़ों लोगों से रोजगार छीने गए हैं पिछले 6-7 महीने में। अगर आप बात करें महिला सशक्तिकरण की, महिला सेफ्टी की, तो महिलाओं पे हर मिनट कितने अपराध बढ़ रहे हैं वो आप सबको मालूम है। NCRB की रिपोर्ट्स में सारे के सारे प्रूफ हैं। अगर आप बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का माहौल ये है कि बड़े बड़े डिग्री लिए हुए बच्चे आज रोजगार के लिए
पैदल सड़क पे घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार देने वाला कोई नहीं है। अगर मैं कल की बात बता दूं, उत्तर प्रदेश के बनारस की, तो डॉक्टरी करने आए बच्चे आज सड़क पे बैठ के आंदोलन करने पे मजबूर हुए हैं। क्यों? क्योंकि योगी सरकार के द्वारा अभी तक 2 साल में उनके एक बार भी एग्जाम नहीं हुए हैं। उन्होंने 8 लाख रुपए 2 साल के दिए हैं और अभी तक उन्हें कोई भी इसका परिणाम या उन्हें कोई एग्जाम नहीं दिया। आगे आने वाले 2 साल भी देखिए, ये सारी जो बातें हैं, मैं बीच में आना चाह रहा था कि ये मुद्दे या ये आंकड़े तो खैर हमें भी पता है, जनता को भी पता है। बात यहाँ पर यह है कि इस उपचुनाव के अंदर मतदाता वोट किस पे भरोसा करेगा, कि इसकी तरफ आकांक्षा से उम्मीदों से देख रहा है कि बीजेपी को क्यों जनता वोट करेगी, लेकिन कांग्रेस को क्यों वोट करेगी? कांग्रेस तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। इन 7 सीटों में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा और 1 सीट पर सपा का, लेकिन कांग्रेस कहाँ है? आपको जनता क्यों वोट देगी बताइए? बलात्कारी पुरुष की पत्नी अगर योगी जी के साथ, अरे आप जो है महिला सशक्तिकरण पे, महिला अपराध पे आवाज उठा रही हैं कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। अभी जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पीटे गए, इसका वीडियो वायरल हो रहा है महिला की तरफ से, उस पर आपको क्या कहना है? क्या यही पार्टी की नीति है जिसपे उन्होंने अजय कुमार लल्लू से कई बार शिकायत की और उस पर जो है सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद जो वीडियो वायरल हो गया? तो ये जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को लेकर आपकी पार्टी कितनी संजीदा है, आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कितने संजीदा हैं, ये अपने आप में चिंता का विषय है। ये अपने बताता है। इसलिए मतदाता किसके बारे में सोचेगा, वो किसके बारे में डिसाइड करेगा, ये आज तय हो जाएगा किसकी तरफ है। हाँ, एक बात तो आपने बहुत सही की रोशनी जी, की जो जनता है वो बहुत समझदार हो गई, वोटर इस बार बहुत समझदार है और वो बहुत सोच समझ के वोट करेगा। आपको जहन में क्यों लाएगा कांग्रेस को, अपनी जहन में कैसे लाएगा कि क्यों वोट करना है कांग्रेस को? क्योंकि जिस तरीके से अजय जी ने भी कहा कि खुद आपकी जो नेता है वो महिलाओं से छेड़खानी करते हैं, उनको महिलाएं पीटती हैं सरेआम सड़कों पर, और आप महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं। तो बांगरमऊ में जिस तरीके से बलात्कारी है विधायक जी और उसकी वाइफ मंच साझा कर रही है योगी आदित्यनाथ। देखिए, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते जो है कि भाई इन्होंने गलत किया, तो वही है मोनिका। ये मतदाता जो है वही सोच रहा है किसको वोट देना चाहिए, कौन है ऐसा। मतदाता सबक भी अच्छे से सिखाता है अजय जी, देखिए, क्योंकि सच में ये वाकई ऐसा है कि अब वोटर बहुत समझदार हो गया है और जिस तरीके से आपने कहा, एक साइलेंट वोटर भी होता है जो कुछ बोलता नहीं, लेकिन जब वोट करने जाता है तो अपने दिमाग में रखता है कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर वोट देना है। बिल्कुल। अगर आप महंगाई की बात करिए तो अगर आप 80 रुपए किलो प्याज खरीदेंगे, 80 रुपए किलो टमाटर, आदमी की रूह जरूर कपाएगी कि अगर कोई भी आम आदमी हो, वो जो है इज्जत से रहना चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है। जब इज्जत से उसकी घर की परिवार की महिलाएं रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं, उसके बाद बाकी की चीजें आती हैं। तो सुरक्षा सबसे पहले है। यदि सुरक्षा देने में ही आप सफल नहीं हैं, यदि आपकी जो नीति है, नियत में यदि फर्क दिखाई देता है, यदि आपकी उस कार्यशैली में फर्क दिखाई देता है, तो मतदाता ये सोचेगा कि भाई सबसे पहले मैं उस पार्टी को चुनूं जो मुझे सुरक्षा दे सकती है। तो ये सबसे एक बड़ा अहम है। उसके बाद फिर रोजगार की बात आती है। जब मैं सुरक्षित हूं तो रोजगार भी चाहिए मुझे, घर भी चाहिए मुझे, तो वो महंगाई के बारे में सोचता है, काम धंधे के बारे में सोचता है। तो ये चीजें आएंगी। तो अभी जो मसला है, अभी जो उत्तर प्रदेश का जो कृषि बिल है, उसके ऊपर लोगों ने क्या समझा है, किसानों ने किस तरीके से लिया है, ये अपने आप में अभी आज पता चल जाएगा कि वो उसने समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया या उसने जो है बीजेपी भरोसा किया। क्योंकि आलोचना तो जो है नोटबंदी की भी हुई थी, जीएसटी की भी हुई थी, और लोगों को लगा था कि शायद जनता जो है नकार देगी, लेकिन उसने उसका स्वागत किया। तो आप हर चीज को जो है नकारात्मक वे में ना लें। ये तो आज मतदान के रूप में पता चलेगा कि वाकई जो कृषि बिल का स्वागत हुआ या नहीं हुआ, या सिर्फ पंजाब और हरियाणा में हुआ। क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान जिस तरीके से एमएसपी का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से बाकी प्रदेशों के किसान इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनके लिए आज भी वही सब कुछ है। तो आपके विरोध पे या आपकी आलोचना पर लोगों ने कितना भरोसा किया है, ये आज के दिन पता चलेगा। बिल्कुल, बाकी 10 नवंबर को तस्वीर जो साफ हो जाएगी। अश्विन जी, बहुत धैर्य करके आप बैठे रहे, तमाम जो सवाल है, तमाम जो शिकायतें हैं वो आप सुनते रहे। फैक्ट पर अब बात कर लेते। देखिए, सच है कि सुरक्षा सबसे पहले होती है जनता के लिए। हाथरस कांड जो हुआ
वाकई उसने जो सरकार की छवि है उसको धूमिल करने का काम किया है। हाथरस कांड की अगर मैं बात करूं और प्रवासी मजदूरों की अगर मैं बात करूं, वो तस्वीर वो जहन से निकल नहीं सकती लोगों के, जब मजदूरों के पैर में छाले पड़ गए थे और बच्चे पैदा हो रहे थे फुटपाथ पर, वो तमाम तस्वीरें। और चाहे वो महंगाई की बात हो, देखिए महंगाई भी अपने चरम पर है, आलू प्याज टमाटर ये तमाम चीजें, तो ये मुद्दे हैं जो धरातल पर लोगों के जहन में है और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो वोटिंग आज होगी। देखिए मुद्दे सब हैं, सबका मैंने सुना बहुत बेहतर, और सबका जवाब मैं एक एक करके देना चाहता हूं अपने बिल्कुल भाई वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। पूरा समय आपको मैं देती हूँ अश्विनी जी, क्योंकि काफी समय से आप धैर्य करके बैठे रहे। अब पूरा समय आपके पास, तमाम शिकायतें, तमाम जो सवाल, अब आपको उनके देने जवाब। 3-4 सवाल जो हमारे मित्र अजय शर्मा जी ने उठाया, बहुत बढ़िया उन्होंने कहा। हाँ। और आप उसी में कंट्राडिक्टरी छुपी हुई है सब लोगों के बातों में। अभी जो हमारे सपा के मित्र बोल रहे थे, हमारी कांग्रेस की बहन बोल रही थी जी, इन्होंने हाथरस का मुद्दा उठाया। मैं हाथरस से ही शुरू करना चाहता हूं कि हाथरस में जो घटना हुई उसमें जो पुलिस की निष्क्रियता थी या जो भी रहा, उन घटना को प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान में लिया और उस पर कार्रवाई की। उसके बाद आ जाइए संवेदना पर। जनता चूंकि आज चुनाव है, जनता सभी चीजों को देख रही है। जनता ने ये भी देखा कि लोग संवेदना व्यक्त करने आ रहे हैं और रास्ते में हंसते हुए आ रहे हैं। किस तरीके से संवेदना व्यक्त हो रही है, वहां पर लोग संवेदना प्रकट करने 500-500, 1000-1000 लोगों को लेकर जा रहे हैं जी। मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं जी, लेकिन ये सब घटनाएं हुई। तीसरी बात, हमारे भाई अजय जी ने कहा कि नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराया उस परिवार ने। ये आम जनमानस की एक बात है। जो साइलेंट वोटर हैं वो कर जाते हैं कि संवेदना देने हंसते हुए आप आ रहे हैं, कोई भी आपके चेहरे पर कोई आपका भाव नहीं है कि आप संवेदना देने जा रहे हैं। नकली भाभी एक पकड़ी जाती है, कहां से आती है, ये सब चीजों पर जनता जो साइलेंट वोटर है वो ध्यान देता है। नार्को टेस्ट का मुद्दा क्यों वो हुआ, सीबीआई खैर सीबीआई जांच हो रही है, सभी चीज उसका दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। बेरोजगारी की बात अजय जी ने भी कहा, अभी हमारी बहन कांग्रेस की बहन ने भी कहा, सबने कहा बेरोजगारी की बात। उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले जो हमारे प्रवासी भाई भगाए गए दूसरे प्रदेशों से, कांग्रेस शासित महाराष्ट्र से और अन्य प्रदेश जो है हमारे, अभी जयपुर से भी लोग आए, राजस्थान से, इन सब जगहों से जो भगाए गए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले उनको उत्तर प्रदेश की सीमा में बसों से मंगाने का भी काम किया। उनको यहाँ पर 14 दिन क्वारंटाइन करके खाना, बेहतर खाने की व्यवस्था करने के लिए कहा। जाते समय उनको राशन और पैसे की भी व्यवस्था कराई उनके खातों में। और छठ तक अश्विनी जी आप रोशनी जी आपके पास आऊंगी, पूरी बात अपने कहने दीजिए क्योंकि काफी देर से धैर्य करके बैठे रहे। अश्विनी जी आपके ही सवालों के जवाब दे रहे, सुन लीजिए। तो वो बीच में चिल्लाने की कांग्रेस की आदत है, तो नेता पीछे जाते हैं, उसके बाद भी महिला सुरक्षा की लोग बात करते हैं। आपके पास कोई प्रूफ है कि उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन करके सही सलामत पूरी व्यवस्था दे के भेजा गया? तो प्लीज अगर आप लखनऊ शहर की बात ग्राउंड लेवल पे वर्क किया है और बिहार और बंगाल का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों से आप अपने राष्ट्रीय वो क्या नाम है प्रदेश अध्यक्ष से पूछिएगा कि जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। यहाँ तक कई सत्संग भवन और कई आश्रम को भी लिया गया, स्कूलों को लिया गया, क्वारंटाइन करके लखनऊ में 14 दिन उनको आगे बसों में भेजने का काम किया गया। और जो राशन उस समय देना शुरू किया गया था भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, वो छठ तक चालू है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात मैं कहता हूं, सुरक्षा देने में, सुरक्षा आज जो है उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। सुरक्षा आज इतनी सुरक्षा, हमारे बहुत सुरक्षा की बोला। रोशनी जी सुन लीजिए, आपकी शिकायतें, आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। आपको अगर कमी लगती है तो फिर से आपके पास आऊंगी, आप टिप्पणी कीजिएगा, लेकिन अभी बोलने दीजिए अश्विनी जी को। देखिए हमारी जो बहन बीच में बोल रही है, ये इनकी बौखलाहट है, मोनिका जी रोकिए मत इनको। बौखलाहट है कि भाजपा तो अपनी सारी उपलब्धियों को गिना रही है। हमने तो जनता का दर्द मैं ग्राउंड लेवल पे रोज सुन रही हूँ, इसलिए इनको बौखलाने दीजिए। आवाज की जो है मैं बोल लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के नाम पर इस समय देखिए सबसे बड़े इस समय बुलडोजर लोगों के घरों में चलवाए जा रहे हैं। जितने माफिया है, जो संगठित अपराध है, उत्तर प्रदेश में होना बंद हो गया है। अश्विनी जी लेकिन उससे महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिलेगी?
ये अच्छी बात है। बुलडोजर माफियाओं और दबंगों की जो अवैध संपत्ति उस पर चल रहे हैं, लेकिन इससे महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिलेगी? जो योजनाएं आप चला रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि वो धरी की धरी जा रही है, उससे कोई फायदा महिलाओं को नहीं मिल रहा है। देखिए, जितने भी माफिया है या दबंग है, वो सभी पॉलिटिकली ग्राउंड से आते हैं, किसी किसी पार्टी जुड़े हुए हैं, लेकिन समाज में जो एक असंगठित अपराध है, जो बलात्कार जैसी घटनाएं, छेड़खानी जैसी घटनाएं हैं, ये सारी जो चीजें हो जाती हैं, उसको लेकर पुलिस कितनी संजीदा है। और अश्विनी जी, आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। पुलिस कितनी संजीदा है, पुलिस FIR भी लिखती है, एम्बुलेंस भी देती है। आपके पास आ रही हूँ, थोड़ी देर में आपके पास आ रही हूँ बस, अश्विनी जी, है ना। तो ये जो पुलिस कितनी संजीदा है, इसको लेकर है। अगर पुलिस का कानून का या पुलिस के डंडे का डर होता है, कानून का डर होता, तो शायद जितनी हमने लाशें खेतों में देखी हैं या बाहर देखी हैं, तो मानने वाली बात तो वो चीजें दिखाई नहीं देती। तो ये जहां पर पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, अजय जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। अभी एक अपहरण हुआ, 24 घंटे में पुलिस का इकबाल इतना बुलंद है कि 24 घंटे के अंदर अपराधी उसको छोड़कर भाग गए। अश्विनी जी, 10 में से एक मामला आप गिना देंगे तो ये तो कोई बात नहीं होती है। सारे विरोधी उस दिन निकल के आ गए थे, लेकिन पुलिस 7 घंटे के अंदर उनको छोड़ के भागना पड़ा। पुलिस का इकबाल बुलंद है। और रही बात कि जो छोटे, देखिए कोई भी जो अपराध हो रहे हैं, पैसे भी मिलते हैं, जहाँ पर अपहरणकर्ता सामने से पुलिस के निकल गए हैं पैसा लेके, उनको नहीं पड़ा गया और आदमी यहाँ पर मर गया। तो 10 में से अगर एक मामला ऐसा है जिसको आप गिनवाएंगे और ताली बजाएंगे कि देखो हमने काम किया है। गोंडा में हमने 24 घंटे के अंदर गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की जो हत्या हुई गोली मारकर, है ना। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिस पर पुलिस की संजीदगी को लेकर है। तो पुलिस कितनी संजीदा है अपराध को रोकने के लिए या कार्रवाई करने के लिए, ये अपने आप में चिंता का विषय है। और ये दोनों सरकारों में था, ये समाजवादी पार्टी में भी था, बीजेपी में की सरकार में भी है। तो आम आदमी ये सोचता है कि आखिरकार कौन से किसको वोट देने जाएं जो हमें सुरक्षा प्रदान कर सके। ठीक है, कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिल जी के बाद फिर मैं अश्विनी जी आपके पास आऊंगी, फिर रोशनी जी आपके पास भी। कपिल जी अपनी बात पूरी कीजिए। यहाँ पर अश्विनी जी का साफ तौर पर यह कहना है कि सिलेक्टिव रवैया आपका भी दिखता है जब हाथरस कांड पे आप जाते हैं, और जहां पर कांग्रेस की सरकार है जिन राज्यों में, वहां पर जो है कांग्रेस नहीं जाती है, हंसते हुए जाते हैं। संवेदना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर वोटर्स इकट्ठा करने हैं, लोगों को दिखाना है, बस जो सरकार है उनके खिलाफ बरगलाना है जनता को। उनका जी सर बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज कह रहा हूँ कि देखिए, जो ये सटे हो करके काम कर रहे हैं अपराध पे अंकुश लगाने के लिए, एक्चुअली अपराध इसी से बढ़ रहा है। देखिए, इन्हीं के विधायक हैं देवमणि द्विवेदी जी, जो सुल्तानपुर से, उन्होंने 40 क्षत्रिय अपराधियों की लिस्ट दी थी, जिनपे 100 मुकदमे, 108 मुकदमे, 80 मुकदमे, 40 मुकदमे, गंभीर धाराओं में 302, 376 और कब्जा करना, अवैध वसूली करना, एक्सटॉर्शन करना, अपहरण करना, सबके तो लगे हुए। तो उनपे क्यों नहीं वो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है? उनपे भी चलवा दो भैया। कानून के तो वो भी गुनाहगार उतने ही है जितना कि अन्य धर्म और जाति वाले हैं, जिनके ऊपर आप चलवा करके अपनी पीठ ठोक रहे हैं। तो सेलेक्टिव होने से काम नहीं चलेगा, इसीलिए ग्राफ बढ़ रहा है। दूसरी चीज कहना चाहूंगा कि हाथरस का मुद्दा इसलिए भिन्न है क्योंकि उसमें लोकतंत्र का जो चौथा पाया था हमारा मीडिया, उसको सत्याग्रह करना पड़ा वहां जाने के लिए, 4 दिन बैठना पड़ा, 5वें दिन जाकर के मिली। और दूसरी चीज, सदा संज्ञान अगर सुप्रीम कोर्ट ने माननीय और माननीय हाई कोर्ट ने लिया, और किस मामले पे ले लिया? तो सरकार इस मामले को ठपकी ठोकती है और पीड़ितों के पक्ष में न होकर के बचाव पक्ष की वकील बन जाती है। और उनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है पहले ही कह लगते हैं गरीब के साथ बलात्कार नहीं हुआ और क्या बोलते हैं कोई सिलेंस नहीं पाया गया, जो कानून के विरुद्ध बातें करते हैं उनके साथ सरकार खड़ी हो जाती है बचाने के लिए। और जो अभियुक्त पक्ष है उसके समाज के लोगों को आंदोलन खड़ा करवाती है भारतीय जनता पार्टी, और उनपे जातीय हिंसा भड़काने का कोई धारा नहीं लगाती है। और पता नहीं कहां से इंटरनेशनल संस्थाएं लेके आ जाती हैं जिनको आज तक कनेक्टिविटी नहीं दे पाई, रिलेवेंट नहीं हो पाया। तो जनता जानती है कि आप क्या कर रहे हैं। और रह गई बात यह कि देश के किसी भी कोने में 376 या कोई भी क्राइम हो रहा हो, उसको सराहना नहीं की जा सकती है। लेकिन जहां आप विरोधी दल हैं, आप आईना दिखाइए। कौन मना किया हुआ है आपको? आप क्यों नहीं आईना दिखाते? क्यों नहीं आंदोलित होते? तो आप मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात मैं कह दूं, संगठित और असंगठित अपराध में अपराध को मत बांटिए, क्योंकि मैं अगर संगठित अपराध की परिभाषा पूछूंगा तो आप बता नहीं पाएंगे किस जाति के अंदर संगठित अपराध को परिभाषित किया गया।
अगर आप जान रहे होते तो शायद संगठित और असंगठित में फंस करके देश और प्रदेश के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी अपराध है वो अपराध है। संगठित अपराध आपके भी समय में हो रहा है और संगठित अपराध भी आपके क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि जितने भ्रष्टाचार आपराधिक रूप से आर्थिक रूप से खुल करके आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके नेताओं की और सरकार की लापरवाही सारी चीजें एक है। वो भी भ्रष्टाचार का एक अंग होता है। अगर कोई अपने अपने कार्य का संपादन ना कर पावे वो भी होता है, जातिगत कारण से भी ना कर पावे तो भी होता है, पैसा लेकर के भ्रष्टाचार करे तो भी होता है। तो आप इसको अलग नहीं कर सकते। और आज अगर अपराध का आंकड़ा बढ़ा है तो उसमें भी आप पर्दा नहीं डाल सकते। दूसरी चीज इन्होंने पीठ ठोकने का काम किया कोरोना काल के अंदर कि इनकी योगी सरकार ने बसें लगवाई, पहुंचाया। हमें एक बात बताइए, जिस समय हमारे लोग संक्रमित नहीं थे, अमीरों की बीमारी थी, अमीरों तक सीमित थी, उस समय माने मोदी जी और योगी जी ने उन्हें संक्रमित करने के लिए क्यों एक जगह पे बंद कर दिया? क्यों नहीं चलवाया, क्यों नहीं बस चलवाया? अगर उस समय वो अपने डिस्ट्रिक्ट अपने गांव में चले आए होंगे, संक्रमित नहीं हुए होंगे। ठीक है, अश्विनी जी इसके जवाब देंगे, इसका जवाब अश्विनी देंगे। ठीक है, सरकार तो पूरे विश्व के अंदर नहीं चली है जो मोदी और योगी सरकार ने चलाई। ठीक है कबीर जी। अश्विनी जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले मैं अजय जी आपके पास आऊंगी। देखिए ये तो सच्चाई है कि हाथरस कार ने भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है उसको बहुत धूमिल करने का काम किया। जो तमाम चीजें नजर आई है, लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं जिसका असर कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस चुनाव में देखने को मिले। बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा। देखिए जो कुछ मुद्दे हैं पिछले कोरोना से पहले से लेके अब तक, यानी कि हम पिछले 1 साल की बात कर लें, पिछले 1 साल में जितने मुद्दे सामने आए हैं और जो उठे हैं। अजय जी ये भी सच्चाई है कि इस बार जो वोटर है वो कहीं ना कहीं दुविधा में है कि किसको वोट दे किसको ना दे, क्योंकि यहाँ पर अच्छा काम तो किसी की तरफ से नहीं कहा जा रहा, लेकिन कौन किससे थोड़ा बेहतर कर सका इस बात की चर्चा भी लोगों के बीच में। देखिए एक्चुअल में क्या है, भारतीय राजनीति में ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और जो परिपाटी है, जिस तरह की राजनीति हो रही है, उसमें वोटर के सामने ये रहता है कि ये कम अच्छे हैं, ये ज्यादा अच्छे हैं, या फिर ये कम बुरे हैं, ये ज्यादा बुरे हैं। तो यहाँ पर कम बुरे और ज्यादा बुरे में जब चुनाव करना हो, वोटर जो है सोचता है कम बुरे वाले को चुन लो भाई, क्या करें, ये थोड़ा कम बुरा करेगा। तो यहाँ पर जो स्थिति है वहाँ पर यही है कि हम ना तो पिछली जो सरकार है उसको हम क्लीन चिट दे सकते हैं कि वहाँ भी अपराध ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला और जीरो टॉलरेंस वाला आया। हमने जो है रोमियो स्क्वाड भी देखा, हमने जो है बहुत सारी चीज़ों को नीतियों देखा, हमने जो है अपराधियों को ठोकने वाली नीति भी देखी जिसके ऊपर आलोचना भी हुई कि एनकाउंटर किए जाएंगे, ठोक दो उन लोगों को। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वोटर ने सोचा होगा कि आखिरकार जिसको हम चुनकर लाए उसने क्या किया। तो हाथरस कांड तो एक सैंपल है, जैसे कि एक सैंपल बन जाता है, कोई एग्जाम्पल बन जाता है जिसके ऊपर डिस्कस होता है कि आपके सामने जब एक ऐसा मुद्दा आया तो आपकी कार्रवाई किस तरीके की रही, जिसकी वजह से बार बार आलोचना का शिकार होना पड़ता है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जब आपकी नीतियां अच्छी हैं या आपकी नीयत अच्छी है तो आपने अपने आप को बेवजह कटघरे में क्यों खड़ा कर लिया। सबसे बड़ी बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद तेजी देखी गई। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का रुख सख्त नजर आना चाहिए था, लेकिन वो शुरुआत में नहीं दिखा। बिल्कुल, देखिए शुरुआत में रुख सख्त होना चाहिए। जैसे कि हम कुलदीप सिंह सेंगर की बात करें, कितना टाइम लगा उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। तो ये जो एक्शन लेने में जो देरी है, उसकी वजह से क्या यहाँ पर भी सिलेक्टिव रवैया देखने को मिलता है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कि किन मुद्दों पर कैसे सख्ती बरती जाती है? बिल्कुल, जैसे चेतन चौहान का वीडियो को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो सवाल पूछा जा रहा था कि जो उन्होंने डॉक्टर आते हैं पूछते हैं कि भाई आप कौन हो, मैं चेतन चौहान हूँ, विधायक हूँ, यहाँ से हूँ मैं। तो उनको जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया, कोरोना से जो पेशेंट बने थे वो भी जो है मामला उछला। तो ये जो एक ऐसे जो बातें हैं, वो झूठ उजागर हो गया था। अजय जी इस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया, वो झूठ उजागर हो गया था, किस तरीके से हुआ था। चलिए ठीक है, सदन में गलत बयान किया गया था। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, तो मैं जो समझता हूं कि जब आप बेवजह अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लेते हैं, फिर आपको सफाई देनी पड़ती है, तो वो जो साइलेंट वोटर है वो सोचता रहता है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। तो चाहे वो कृषि बिल को लेकर हो, चाहे प्रवासी मजदूरों को लेकर हो, चाहे कोरोना की व्यवस्थाओं को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी का मसला हो, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो मामला है उसको लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी संजीदा दिखाई नहीं देती है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, और चाहे बीजेपी की जो भी सत्ता में मौजूद है, वो कहते हैं हम ये कर रहे हैं। अभी जैसे उनका मिशन शक्ति बना रहे हैं, मिशन शक्ति से एक मैसेज तो जाएगा। सरकार में एक विभत्स ऐसी घटना देखने को मिली जो महिलाओं के साथ में हुई है। कोई सरकार ऐसी नहीं रही जिसमें महिलाओं के साथ
अत्याचार, क्योंकि पुलिस को यहाँ पर सख्त करने की जरूरत है, वहाँ पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि आप और यही उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल, जब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पुलिस रिफॉर्म पे काम नहीं करेगी, पुलिसिंग पे काम नहीं करेगी, तब तक महिला सुरक्षा नहीं आ पाएगी, क्योंकि कानून को क्रियान्वित करने का या लागू करने की जिम्मेदारी सत्ताधारी पार्टी की होती है। और सत्ताधारी पार्टी जब तक उसको सख्ती से काम नहीं करेगी, आपने कमिश्नरी सिस्टम लेकर आए या आपने और भी आमूलचूल परिवर्तन किए, लेकिन उसको ग्राउंड पे उतारना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं उतरेगा तो घर परिवार की महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल अजय जी, आपने सही कहा। रोशनी जी, आपके पास आऊंगी। कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है? जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये जानना चाहा था कि 7 सीटें उन पर 6 में बीजेपी का कब्जा रहा, 1 पर सपा का रहा, लेकिन कांग्रेस यहाँ कहाँ खड़ी है? क्या स्ट्रेटेजी है आपके पास? कैसे आप देखते हैं अपने आप को मुकाबले में खड़ा? इस बार जो उपचुनाव हो रहा है उसमें जनता अपना पूरा सपोर्ट कांग्रेस को दे रही है, और आप जितनी भी रैली देख लें, जनता का हुजूम उमड़ पड़ा है, क्योंकि भाजपा जब त्रस्त है जनता, और भाजपा को किस तरह से नजरअंदाज करेगी वो इस उपचुनाव में, तो आज देखने को मिलेगा। 10 तारीख को जब नतीजा आएगा तो आप सबको मालूम पड़ेगा, क्योंकि चलिए, कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रही है। चाहे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी की बात करें तो वो घर घर में जाके लोगों का दुख साझा कर रहे हैं, वो कोई और पार्टी नहीं कर रही है। जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से वो आम जनता के मुद्दे को कभी नहीं उठाती है। अभी महंगाई चरम सीमा पर है, कभी महंगाई पे बात की? कभी नहीं बात की। जो स्मृति ईरानी चूड़ियां गिफ्ट करती थी महिला के सम्मान में मनमोहन जी को, आज वो स्मृति ईरानी कहाँ छुप के बैठी है? आज तो वो कहीं नहीं दिखती। आज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही क्यों दिख रही है ग्राउंड लेवल पे? हर बात का प्रियंका गांधी जी ने ही क्यों ठेका लिया हुआ है? वही क्यों हर चीज के लिए ट्वीट करती हैं? योगी जी क्यों नहीं? बड़ा शानदार सेंटेंस कहा आपने कि प्रियंका गांधी ने ठेका क्यों लिया हुआ है। अरे किसने कहा ठेका लेने के लिए आपसे? ये लोकतांत्रिक देश है, ठेका मत लीजिए ना, नहीं ठेका मत लीजिए। आप लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं, अब आप जो है आप जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, आप उनकी पैरोकारी करना चाहते हैं, ठेका लेने के लिए किसी ने नहीं कहा। आम जनता ने कभी नहीं कहा ठेका लीजिए। नहीं करके लाती हैं, आपके पास मुद्दे नहीं होते बोलने के लिए। जब भाजपा काम नहीं करेगी तो सिर्फ और सिर्फ मोनिका जी, इन्होंने ठेका इतना बढ़िया शब्द यूज किया है कि अगर वो ठेका अश्विनी जी, ठीक है, रोशनी जी आपको रोकना चाहूंगी। अश्विनी जी, छोटी सी टिप्पणी आपकी, जिस समय का अभाव है, तमाम जो सवाल किए गए उनका जवाब एक बार दीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर बहुत अच्छा अभी हमारी बहन ने बताया कि ठेका ले लिया प्रियंका जी ने, तो ठेका अगर ले लिया है तो राजस्थान का भी थोड़ा ठेका ले ली होती। और दूसरी बात, इतना ही जनता इनके जन सैलाब उमड़ रहा है। देखिए अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में जन सैलाब उमड़ रहा है, तो यही कारण है कि प्रियंका जी, राहुल जी कोई जो है इस पूरे उपचुनाव के किसी एक भी जगह जनसभा नहीं किए, न जनता के बीच में गए, क्योंकि लोगों के जन सैलाब उमड़ रहा है। जाने की क्या जरूरत है? जाने की जरूरत तो हाथरस में थी, जहाँ जो है जन सैलाब नहीं था इनके खिलाफ। ट्वीट करके काम चलाना, अभी सारी हमारी बहन ने कहा ट्वीट कर रही है, तो ये ट्विटर पे जनता नहीं रहती है, इस जनता के बीच में जाना पड़ता है। ठेका लेने के लिए मत लीजिए ठेका, प्रियंका गांधी जी को बोले ना ले ठेका। आपने कहा कि कांग्रेस कहाँ है, तो मैं आपको बता रही हूँ हर जगह कांग्रेस ही ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रही है। आज जन सैलाब उमड़ रहा है कांग्रेस के लिए, क्यों नहीं कर रही है? नहीं देखिए, आती है तो होमवर्क अच्छे से करके आइए। ये ठेका शब्द का रिजल्ट आपको 10 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिलहाल समय का अभाव है, इसलिए आप सभी को रोकना चाहूंगे।